मुझे इस बार फिर से तीसरी बार एक नए फर्स्ट टाइम एमपी को बजट पे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं सरकार का और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, बजट जब पेश हुआ तभी बहुत रूप से बजट पे डिस्कशन हुए थे, उस पर चर्चाएं हुई थी, और जब हम इस बजट को देखते हैं कि एक रिफॉर्म करने वाला बजट है, इस पर चर्चा जब होती है तो मैं हर वक्त सोचती हूँ कि दिस इज द एरा ऑफ ग्लोबल विलेज। सुनाई दे रहा? दिस इज द एरा ऑफ ग्लोबल विलेज, जहां पे कल परसों आईएमएफ ने फिर से कहा कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट, और यहां पे जब हम वित्तीय रूप से भारत के पास देखेंगे तो जरूर वैश्विक जिस प्रकार से एक इकोनॉमिकल स्लो डाउन हो रहा है, चाइना में जो हो रहा है, यूरोप में जो हो रहा है, जिस वैश्विक रूप से हम एक स्लो डाउन देख रहे हैं, भारत को इस प्रकार से एक ब्राइट स्पॉट देखा जा रहा है कि भारत में जब वित्तीय ताकत दिखाई जाएगा, भारत अपने रूप से जब वित्तीय रूप से आगे जाएगा, तो ही भारत इस वैश्विक ग्लोबल विलेज को, वैश्विक वित्तीय स्थिति को अपने आप से ताकतवर बनाएगा। हमने हमारे बजट में ये भी देखा, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक फिस्कल राजकोषीय डिसिप्लिन पहले वर्ष से लेके वो आगे लेके जा रहे हैं। ये राजकोषीय डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से डेफिसिट होता गया कितने वर्षों से, जिस प्रकार से वैश्विक रूप की स्थिति वित्तीय होती जा रही है, उस पर ध्यान देते देते एक राजकोषीय डिसिप्लिन आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने लाया। और मुझे कुछ बिंदुओं पे इसमें बोलना है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब विश्व रूप में भारत को देखना है तो भारत को अपनी ताकत समझना बहुत जरूरी है, भारत की अपनी एक नेशनल पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है, और भारत विश्व में अपना एक वित्तीय रूप से ताकत दिखा सकता है। उसी वित्तीय ताकत के रूप से कुछ ऐसे बिंदु है जिस प्रकार से खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे लिए हैं, उसमें से पहला बिंदु है एग्रीकल्चर। हम हर वक्त भारत के नागरिकों, प्रथम नागरिक कौन होता है? वो हमारा किसान होता है। उस प्रथम नागरिक को जो हम ताकत देंगे तो ही भारत खुशहाल होगा। तो मुझे वो शब्द याद है, आदरणीय अरबिंदो जी ने कहा था कि एवरी विलेज इज सेल ऑफ दिस कंट्री, हाउ इट इज इन द बॉडी, इफ एवरी सेल इन योर बॉडी इज हेल्दी देन द बॉडी इज हेल्दी। वैसे ही भारत का हर एक गांव, हर एक कस्बा एक सेल के रूप से भारत के अपने अभिन्न अंग में है। जब वो हर एक गांव ठीक रहेगा, हर एक कस्बा ठीक रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो ही भारत का वो शरीर सुदृढ़ रहेगा और ताकतवर रहेगा। उसी रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रूप से किसानों के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उस कण कण को ताकत देने के लिए, देश के उस प्रथम नागरिक को ताकत देने के लिए एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। हम देख ही रहे हैं गत 2 वर्षों से मॉनसून की स्थिति ठीक नहीं है, आसमानी ताकत ठीक नहीं, सुल्तानी ताकत ठीक नहीं हो रही है, लेकिन हमारी रूहानी ताकत बहुत ठीक है। हम रूह से चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, देश का किसान आगे बढ़े। सो ताकत से सिंचाई योजना जिसमें सबसे ज्यादा ताकत दी है, उस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में लाखों जगहों पे जमीनें, लाखों हेक्टेयर जमीनें आज सिंचाई में बहुत ज्यादा रूप से आ रही है। जब तक सिंचाई नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सॉइल कार्ड के रूप से हमें एक बहुत अच्छी ताकत मिली है। तीसरी महत्वपूर्ण जो रूहानी ताकत है वो है फसल बीमा योजना। ये फसल बीमा योजना पहले भी बना था और अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, लेकिन इसमें 2 अलग अहम मुद्दे हमने देखने के लिए बहुत जरूरी है। पहले के फसल बीमा योजना में एक प्रीमियम की रूप थी, हर कोई किसान अपने रूप से प्रीमियम नहीं भर पाता, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स्ड, पहले के फसल बीमा में ये कहा गया था कि एक फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा प्रीमियम में भरने के लिए। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने कहा है कि आप 90% का प्रीमियम हम भारत सरकार भरेंगे, अब 10% तक भरने की कोशिश करिए, इस प्रकार की ताकत दी गई है। टाइमलाइन भी दी है, बिफोर और आफ्टर। आप किसान का बीमा योजना फसल खराब होने से पहले भी कर सकते हैं या फसल की बर्बादी के बाद भी आप अपना बीमा ले सकते हैं, बीमा भर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें टाइमलाइन दिखाई गई है, रबी और खरीफ क्रॉप के लिए हर एक परसेंटेज वाइज उसको वो ताकत दी गई है। तो इस रूप से किसान जो भारत का प्रथम नागरिक है, उसको फसल बीमा योजना से एक अलग ताकत से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं उसमें एक उदाहरण देना चाहती हूँ। 1933 से लेकर 1938 तक ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका जैसे राष्ट्र में हुआ। उस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष तभी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से ग्रेट
डिप्रेशन हो रहा है तो मैं अपने देश की अपनी ताकत बढ़ाऊं। तो न्यू डील करके एक नए रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसमें ग्रेट डिप्रेशन को आगे आने वाले समय में प्रिवेंट किया जाए, उनको रोका दिया जाए। तो उसी न्यू डील के रूप से आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कि 2,21,246 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में डाले गए हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि क्रिसिल की पिछले साल की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में यही कहा गया जब भारत सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे रखेगा, अपना निवेश करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बहुत अलग प्रमाण आएंगे और लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी रूप से 70,000 करोड़ रुपए और 27,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से और सागरमाला के रूप से 800 करोड़ रुपए आज हमें मिले गए हैं। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय का हर वक्त एक नया मंत्र हमें दिया गया है। अंत्योदय का मंत्र हर वक्त हम आगे लेके जाते हैं भाजपा के लोग, लेकिन उस अंत्योदय में क्या कहा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि समाज के उस अंतिम आदमी तक हमें पहुंचना है तो ही देश आगे बढ़ेगा। उसी प्रात्यक्षिक रूप से रास्ते भी अंतिम मंजिल तक हमें पहुंचना है तो रास्ता बनाना पड़ता है। और हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के हमारे नेता नितिन गडकरी जी ने ऐसे ही अनेक रास्ते बनाए जिससे मंजिल तक भारत पहुंचे, इस रूप से काम किया गया है। मैडम, 50,000 किलोमीटर ऐसे स्टेट हाईवेज है गए 2 वर्ष में, उसको नेशनल हाईवे में उसका रूपांतर किया गया है। 1 साल के अंदर 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे अप्रूव किए गए हैं, जो गत 10 वर्षों में हुआ नहीं था। तो मैं खुद पायलट हूं, मैं जानती हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। और छोटे छोटे निजी एयरपोर्ट में भी ज्यादा निवेश किया गया है, 100 करोड़ का उसमें निवेश हुआ है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत पाया इस देश का बनेगा नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का निवेश किया है। जब हम देश के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हर एक इंसान के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, वो स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और उसमें सिर्फ 2 बिंदु मैं कहूंगी स्वास्थ्य में वो कितने जरूरी है और कितने हर किसी आदमी के अंत्योदय के रूप से, हर किसी आदमी के लास्ट मैन तक कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ है। उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना थी जन औषधि योजना। जन औषधि योजना में 3,000 ऐसे छोटे छोटे दुकानें हमें मिलेगी पूरे देश भर में जहां पे हमें सस्ती दवाई मिले, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक हमें सिर्फ 14 ऐसी दुकानें मिली जिसमें से आधी चलती नहीं, आधी नहीं चलती रहती है। अब तक सिर्फ देश भर में 258 ऐसी दुकानें बनी गई है। लेकिन ये रेवोल्यूशनरी विचार है कि हर कोई गरीब आदमी जब अपनी पगार कमाता है, अपनी सैलरी रहता है, उसमें से आधे पैसे हर वक्त अपनी दवाई दारू में ही निकल जाती है कि मैं कैसी दवा दारू करूं, अपनी दवाई कैसे आगे बढ़ाऊं। तो यही जन औषधि के रूप से 3,000 ऐसे छोटे छोटे जन औषधि के रूप से दुकानें मिलेंगी और उस रूप से इस देश भर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 स्टोर बनाए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, और जो मेरे मन को छू गई, क्योंकि हम सब लोकसभा में काम करते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए हमारे पास आते हैं लोग, कभी किसी मेडिकल हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें टॉप मेडिकल हेल्प होती है, हर किसी को डायलिसिस सेंटर के लिए मदद चाहिए होती है। मुझे लगता है मेरे सारे यहाँ पे साथी वो मानेंगे कि डायलिसिस सेंटर के लिए हर कोई गरीब आदमी आपके पास आता है, कहता है कहीं ना कहीं छूट दिलवाइए, डॉक्टर को कहिए। और हर साल, हर प्रतिवर्ष अबाउट 2.2 लाख पेशेंट्स आर जॉइनिंग एंड स्टेज रीनल डिसीजेस और 3.4 करोड़ डायलिसिस सेशन हर देश में हर साल होते हैं। और हमारे पास लगभग सिर्फ 5,000 ऐसे डायलिसिस सेंटर है जो न्यूनतम रूप से वो शहरों में होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटलों में होते हैं। उन डायलिसिस सेंटर में, प्राइवेट सेंटर में और वो शहरों में होने की वजह से गांव-गांव में रहने वाला आदमी उस डायलिसिस सेंटर तक पहुंच नहीं पाता। और 2,000 रुपए, मुझे लगता है अप टू 2,000 रुपीज पर सेशन वो खर्चा होने की वजह से किसी भी गरीब आदमी का सालाना खर्चा 3 लाख रुपए उस डायलिसिस सेंटर के रूप से होता है। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसे डायलिसिस सेंटर को एक्सपेंसिव ना बनाए, इसलिए कस्टम, एक्साइज, सीवीडी और एसडीए सारी ड्यूटियों में से उन डायलिसिस सेंटर के छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं, यांत्रिक उपकरण होते हैं, उनमें से उन्होंने उस पर बचाव किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात और बिंदु ये जरूरी है इस बजट में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि हर कोई जिंदगी में एक उजाला चाहता है। दिए तले अंधेरा तो सालों से हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप से देखते आ रहे हैं, लेकिन जब हम दिया, आदरणीय अटल जी ने हर वक्त कहा है फिर से दिया जलाए, और हमें हर घर में हमें वही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दिया चाहिए, वही युवा उस घर में पैदा हुआ गरीब भी हो वो उस
बिजली के अंदर पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके और इस देश को आगे बढ़ा पाए। तो मैं हमारे फिर से महाराष्ट्र से और एक नेतृत्व पीयूष गोयल जी ने एक बड़ा ही अच्छा काम किया है, जिससे 100% में 1 मई 2018 तक 100% पूरे देशों भर में गांव तक बिजली पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करने के लिए अपना एक कदम उठाया है। टोटल आने वाले समय में 18,542 गांव जो बचे, जिनको हमें उद्योगीकरण करना है, और अभी तक उन 18,542 में से 23 फरवरी 2016 तक 5,542 गांव अब तक सब जगह वहां पे बिजली पहुंच चुकी है, और 8,500 करोड़ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के रूप से ये लोगों तक पहुंच रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे अभी भी वो कहानी याद है कि बहुत लोगों ने अनेक रूप से अपनी कहानियां बताई थी कि मैं जब छोटा था मेरे घर में बिजली नहीं थी, लेकिन मैडम जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद आदर्श ग्राम योजना के रूप से हमें सबको एक एक गांव अडॉप्ट करने के लिए कहा, मैंने मुंबई से 120 किलोमीटर पे चारोटी इस गांव को लिया। उस गांव में इतने सारे आदिवासी वनवासी पाड़े हैं, वहां पे 60 साल से बिजली पहुंची नहीं थी मैडम। और जब मैं उस गांव को मैंने लिया, सबसे पहले मैंने सोचा बिजली, पानी, सड़क, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हम वहां पे करेंगे, उसके बाद शिक्षा और हर रूप से उस गांव को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको कहती हूँ, पार्वती करके, ये आप इकोनॉमिक टाइम्स की एक कहानी पढ़ सकते हैं, ये उसमें लिखा गया है, पार्वती करके एक 60 साल की महिला उसी चारोटी गांव में आदिवासी पाड़े में रहती थी। जब हमने बिजली इसी दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से उसके घर पे पहुंचाई तो वो बहुत खुश हुई थी, और उस पर एक कहानी लिखी गई, उस पर एक स्टोरी लिखी गई, एक अच्छी न्यूज आइटम लिखी गई कि 60 साल बाद आज मुंबई जैसे इतने भारत के वित्तीय शहर से 120 किलोमीटर तक भी हम बिजली नहीं पहुंचा पाए, और वो बिजली आज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से पहुंची है। आज एक पार्वती खुश है तो देश भर की कितनी महिलाएं खुश होगी इससे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें और एक महत्वपूर्ण बात है उदय योजना। हम सब वी आर ऑलवेज बर्डन बाय द कॉस्ट ऑफ पावर, एंड दैट कॉस्ट ऑफ पावर अफेक्ट्स आवर लाइफ टाइम। सो उसी के लिए भी उसको अच्छे इंटरेस्ट में, बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ पावर पे अभ्यास के रूप से आज उदय ऐसी योजना आदरणीय पीयूष गोयल जी ने लाई है, उस योजना के रूप से हमें भी उसका फायदा होगा। इसमें और एक बिंदु महत्वपूर्ण है जो हर किसी महिला को महत्वपूर्ण होता है, वो है एलपीजी कनेक्शन। हर कोई महिला ये चाहती है कि मेरे घर में गैस बराबर से पहुंचे, और उसी चूल्हे चौके की गांव की पहुंची हुई सब पीड़ाओं से हर एक महिला इस देश की मुक्त हो। और मैं प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि गिव इट अप। मैं हर वक्त अपने चुनाव में जब छोटे छोटे गलियों में जाती थी, मैं लोगों को कहती कि ये पीपीपी है हमारा, तो मुझे लोग पूछते थे तुम पीपीपी का मतलब क्या है। मैं कहती हूं जब तक पब्लिक पॉलिटिशियन पार्टनरशिप नहीं होगी, पीपीपी, तब तक हम काम नहीं कर पाते। और मैं इस देश की जनता को धन्यवाद करना चाहती हूं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गिव इट अप का एक नारा पूरे देश भर में दिया, तो उस गिव इट अप से हमारे देश के 77,76,293 नागरिकों ने अपना गैस कनेक्शन, मुझे मिला के, मैंने अपने 2 गैस कनेक्शन वापस कर दिए, मुझे मिला के इतने नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया, और गिव इट अप के रूप से 186 करोड़ रुपए का इस देश को फायदा हुआ। उस फायदे के साथ एडिशनल 1.5 करोड़ घरों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचे। वहीं मेरी बूढ़ी माँ, हमारी गांव की बूढ़ी काकी उस चूल्हे चौके की जिंदगी से बाहर आए, खांसते रहे ना करते हुए उससे बाहर आए। इसलिए एडिशनल 2000 करोड़ रुपए आदरणीय पीयूष गोयल जी ने इस रूप से हमारे देश में और वित्त मंत्री जी ने दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये तो बिंदु रहे महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए। इस देश की ताकत युवा है। जब तक युवा इस देश में बढ़ेगा नहीं, खड़ा नहीं रहेगा, तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैडम, युवा का स्वाभिमान ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है। उसके स्वाभिमान के साथ उसको शिक्षा देना बहुत जरूरी रहता है। वित्त मंत्री जी ने अपने रूप से एचआरडी और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में उसके शिक्षा के अलग अलग रूप के लिए उसको बहुत अच्छे रूप से ताकत देने के लिए इस युवा को आगे बढ़ा है। आज उस स्वाभिमान के साथ हर कोई युवा पढ़ के आगे तो आता है, लेकिन चाहता है मैं कुछ और करूं, लेकिन उसको वो स्वाभिमान के लिए उस प्लेटफॉर्म, उसको बेस नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते। आज स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के इस घोष मंत्र से हमारे देश का हर एक युवा जो अपने दिल में चाहता है, जो करना चाहता है, वो आगे बढ़ाएगा, और ये ताकत हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है।
स्टार्टअप इंडिया के रूप से आज कोई भी मुझे कुछ भी बनाना हो, आज मुझे अलग चप्पल बनानी है, कोई अलग सा फैन बनाना है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके, मुझे एलईडी लाइट में कुछ अलग रूप से उसका निर्माण करना है जिससे और काम हो सके, कुछ भी हो, ऐसे छोटे छोटे अलग धंधे करने हो, छोटे छोटे व्यवसाय करने हो, तो उन युवाओं के लिए पहले 3 वर्ष उनके बिजनेस के लिए 100% टैक्स डिडक्शन करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। उन युवाओं को ताकत मिलना पहले 5 वर्ष के उनके कामों में, और स्पेशली इंक्यूबेशन सेंटर बनाना कि मैं चाहती हूं मैं कुछ करना, मेरे में वो ताकत है लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिलती, लेकिन उस जगह को, उस स्टेज को देना, ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी ने दिया है। स्टार्टअप इंडिया के साथ स्टैंड अप, मैं अपने अभिमान स्वाभिमान के साथ खड़ा रहूं या खड़ी रहूं और आगे बढ़ूं। इस स्टैंड अप इंडिया के दौर से 500 करोड़ रुपए जो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इतने होनहार युवा हैं जिनको कभी भी उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उस प्लेटफॉर्म के रूप से आज 500 करोड़ रुपए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने रख रखे हैं। उससे 2.5 लाख इस देश के सेक्टर में युवाओं को बेनिफिट मिल सकता है। और इन सब 7 बेनिफिट्स के साथ मैडम मुद्रा योजना तो है ही। मुद्रा ने 1,80,000 करोड़ रुपए अलग इस देश के युवाओं के अपने काम के लिए रखे गए हैं। तो आप सोचिए 3 योजनाओं को मिलके इस देश का हर एक जगहों का, कोने कोने का, गांव का, शहर का, गलियों का युवा भी अपने स्वाभिमान से स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया कर सकता है। मैडम, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, मैं जिस शहर से आई हूं वहां पे बिजनेस इज एवरीथिंग। उस बिजनेस के लिए मैं हर वक्त आदरणीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय जयंत सिन्हा जी को कहती थी, सर आप कुछ ऐसे करिए कि मुंबई में जब हम कोई भी कंपनी को अपना व्यवसाय खोलना हो तो वो जल्दी हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलग अलग माने होते, अलग अलग रूप होते, इसी के लिए आप मदद करिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेंडमेंट ऑफ 2013 कंपनीज एक्ट के रूप से आज कोई भी इस देश में, क्योंकि क्या होता है, कोई मुंबई में नहीं कंपनी कर सकता तो कोई और स्टेट में जाता है, कोई और स्टेटों में भी 2013 के अमेंडमेंट्स जब भी नहीं हुए थे कंपनी एक्ट से, सिंगापुर में कंपनी बनाता है, फिर उसके बैक ऑफिसेज मुंबई में लाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके यहाँ कंपनी खोलना एक लंबी प्रोसेस होती है, बंद करना तो उससे भी डबल लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सरकार को कि हर किसी को यहाँ पे कंपनी खोलनी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विचारों पे काम करना हो, तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, 1 दिन के अंदर आप कंपनी खोल सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, अंत में 2-3 मुद्दे इतने ही कहना चाहती हूँ कि मैं आई हूँ मुंबई शहर से, लेकिन मेरी सारी जिंदगी मराठवाड़ा से जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी महाराष्ट्र मराठवाड़ा से, आप जानते हैं सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या वहां पे हो रही है, वहां पे पानी की कमी है, मानसून ना हो तो और तकलीफ आने वाले समय पे होगी। लेकिन जिस मराठवाड़ा से मुंबई तक का सफर मेरे परिवार का हुआ, लेकिन मराठवाड़ा या महाराष्ट्र के गरीब किसान हम भूल नहीं सकते। और उस मराठवाड़ा के रहने वाले किसानों के लिए जरूरी ताकत क्या थी? महाराष्ट्र में हमारे सरकार है, जलयुक्त शिवार के रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छे रूप से लोगों तक फसल बीमा हो, या जलयुक्त शिवार से घरों घरों तक पानी कैसे पहुंचे, या नरेगा से 5 लाख जब कुएं हम खोदेंगे हर जगह जा जाके, तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में इसका कितना फायदा होगा। लेकिन उस मराठवाड़ा के किसान को ताकत देने के लिए, उस देश के किसान को ताकत देने के लिए वित्त मंत्री ने अपनी जो ताकत दिखाई, उन्होंने ये सोचा कि ये मेरा प्रथम नागरिक है, ये मेरे देश का बैकबोन है, उसको ताकत देने के लिए एक प्रकार की ताकत दी। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मराठवाड़ा से मुंबई का जब सफर करती हूँ तो मैं अपने शहर के बारे में हर वक्त थोड़ी उदासीन रहती हूँ कि मेरे शहर में इस बार रेल बजट में तो बहुत अच्छी ताकत मिली। रेल बजट में हमें रेलवे, ज्यादा डिब्बे की रेलें मिली, हमें बहुत सारे रूप से जो प्रकार से फायदा हो सकता है कि मुंबई में जो हैरान रेलवासी रहता है, हमारा जो लोकल से हर वक्त आता जाता रहता है, उसके लिए रेल बजट में कुछ न कुछ मिला प्राविधान। लेकिन इस बार के बजट में जो अपेक्षा मैं करी थी, मैं जयंत सिन्हा जी के हर वक्त पीछे पड़ती हूँ कि सर थोड़ा IFSC के लिए कुछ करिए। मुंबई हमारा वित्तीय केंद्र है, पूरे विश्व में जैसे इंडिया को ब्राइट स्पॉट देखते हैं, मुंबई को उसी वित्तीय केंद्र के रूप से ब्राइट स्पॉट देखते हैं। मेरी अपेक्षा रहेगी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जैसे गिफ्ट रूप बना हुआ है, वैसी कॉम्प्लीमेंट्री मुंबई में बने और उसको आप थोड़े बहुत ज्यादा रूप से टैक्स बेनिफिट दे पाए, क्योंकि शहर बहुत छोटा है, जगह बहुत छोटी है। हम FSI के रूप से मुंबई को बड़ा बना सकते हैं, वाइडली नहीं बना सकते, लेकिन उसी IFSC में थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिले और वो IFSC लेके हम वित्तीय रूप से मुंबई को एक इंटरनेशनल वित्तीय संस्था बनाए पूरे एशिया में, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुंबई शहर ऐसे जाना जाता है कि
आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि हर साल हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में 80 लाख रुपए, हर एक बड़े बड़े नगर पालिकाओं में 21 करोड़ रुपए हमें सीधे बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन मुंबई शहर में बेनिफिट कितना भी हो, मुंबई शहर में बेनिफिट कितना भी हो, लेकिन मुंबई शहर हर दिन में इन्फ्लक्स के रूप से बढ़ता जाता है, झुग्गियां झोपड़ी बढ़ती जाती है। मुंबई शहर में आने वाला कभी भी संख्या कभी कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। तो स्वास्थ्य के रूप से मुंबई शहर में भी ध्यान देना चाहिए। आज पूरे महाराष्ट्र से कैंसर पीड़ित लोग हो, कोई भी और पीड़ित लोग हो, वो हर वक्त मुंबई आना चाहते कि मुंबई में अच्छे अस्पताल है। मैं आज डिमांड करना चाहती हूँ आदरणीय वित्त मंत्री जी को, नागपुर में तो आप एम्स ला ही रहे हैं, लेकिन मुंबई में इतने सारे अस्पताल है, हमारे जो शासकीय अस्पताल होते हैं वो सरकारी अस्पताल इतने भर जाते हैं, क्योंकि मुंबई शहर की वहां पे संख्या नहीं होती तो पूरी महाराष्ट्र की संख्या आती है, और नॉर्थ ईस्ट से लोग भी कैंसर अस्पताल के लिए मुंबई में ही आते हैं। क्यों ना हम चांदीवली, मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ा इलाका है, चांदीवली में एम्स जैसी और एक बड़ी सुविधा लाए जिससे मुंबई का उसका फायदा हो और महाराष्ट्र भर और देश भर के लोग भी वहां पे आके उस फायदा ले। मैं और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे आपसे मांगना चाहती हूँ सर, कि महिला और बाल कल्याण इस देश के लिए बहुत जरूरी है। हर रोज हमारे पास युवा है, लेकिन नए नए जीव यहाँ पे आते रह रहे हैं, देश की लोक संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उन जीव के लिए, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं जाके हमारा बजट कम पड़ जाता है, हम सिकुड़ जाते हैं हाथ पकड़ने के लिए। 0 से 6 महीने तक बच्चे हों और बढ़ने वाले 3 साल तक बच्चे, जब तक उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत ना बढ़े तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे और इस देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों ना हम थोड़ा बहुत और अपना हाथ ना सिकुड़ते हुए आईसीडीएस के लिए और ज्यादा ताकत दे, उसको ज्यादा प्रोफेशनल करे, प्रोफेशनलाइज करके उसमें जितने घोटाले होते रहते हैं जिस रूप से, क्यों ना पैसे देके उसको प्रोफेशनलाइज करके आईसीडीएस को एक मेन मुद्दे पे लाए, ये अपेक्षा करती हूँ। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था मैडम कि देश, भारत को जगत गुरु बनना है तो अपना कल्चर, अपनी ताकत उसके पहचानना होगा। ये बजट, ये जो रिफॉर्म वाला बजट है, आदरणीय जयंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छे रूप से परसों कहा कि ये सुपर डुपर हिट बजट है, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि सुपर डुपर, ये बिल्कुल सुपर डुपर हिट बजट है, लेकिन हर बजट पब्लिक पॉलिसी में कितना जरूरी होता है। हर बजट पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, लोगों को कामों के लिए होना चाहिए। हर एक बजट वो सिर्फ 1 डे टीआरपी हेडलाइन होना चाहिए, या आने वाले 1 सालों में हम आने वाले 20 सालों का विचार करते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। तो मैं कहती हूं कि पूरी वैश्विक जो वित्तीय जो स्थिति है उस रूप से वी आर गेटिंग वॉल्स इन फ्रंट ऑफ अस। Instead of this budget is so wonderful, it's pragmatic, it's progressive, it's pro-public. It is not breaking the walls. Actually, it's providing a door through that walls. हर जगह हम तोड़ना फोड़ना नहीं चाहते दीवारें, हम वहां पे एक दरवाजा बनाना चाहते हैं, लोगों के लिए इस दरवाजे से आगे बढ़ के उस विश्व को देखना चाहते हैं जहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये विश्व में जगत गुरु बन सकता है तो सिर्फ भारत देश बन सकता है। और इस भारत देश को जगत गुरु करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे रूप से अपना बजट आके रखा है, जो हर तबके को, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, हर तबके तक पहुंचा है, महिला हो, युवा हो, पुरुष हो, इस देश की ताकत, हमारा प्रथम नागरिक, हमारा किसान हो, हर किसी को आगे लेके उस विजन को एनविसाज करता है। इसलिए मैं इस बजट को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और अपने मुद्दे भी आगे बढ़ा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं, और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में आईएसआईएस को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था।